आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने व्यावसायिक कार्य निष्पादन के बाद अपने प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। वाह, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे, जो ई रूपी पर है। सेशन का नाम है अंडरस्टैंडिंग द ई रूपी, द फ्यूचर डिजिटल करेंसी इन इंडिया। जो प्रमोशन एग्जामिनेशन से जुड़े हुए एक आध सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर सवाल इसमें इंटरव्यू के भी पूछे जा रहे हैं कि आप डिजिटल करेंसी को कैसे समझते हैं, डिजिटल करेंसी क्या है। तो इस पर हम लोग सरल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। पूरे सेशन में आप डिजिटल करेंसी को इस तरीके से जान पाएंगे कि आप किसी को समझा पाएंगे, और इसके इस्तेमाल के बारे में भी हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो आपका एक बार स्वागत, अभिनंदन। और सभी साथियों के लिए एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सेशन होगा जिसमें हम डिजिटल रुपी पर बात करेंगे। नेहा जी, कैसे हैं आप? नेहा जी हैं? जी सर, नमस्ते। नमस्ते। इंटरव्यू हो गया आपका? अभी नहीं हुआ है सर, 25th को है सर। ओके, तो कोई सवाल अगर मन में होगा तो आखिरी में भी पूछ लीजिएगा, है ना। हाँ अगर जी मान सर। लीजिए कोई सवाल का जवाब, जैसे आप तो अच्छा बोल लेते हैं, मतलब आप बढ़िया बोल लेते हैं, अपनी बात को रख लेते हैं, तो इसलिए पहले आपका नाम भी याद आता है मुझे। और दूसरा, कोई ऐसे सवाल का जवाब नहीं बन रहा होगा तो आप पूछ लीजिएगा, तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। क्योंकि ये छोटा सा सेशन है, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है डिजिटल रुपी। लेकिन आपसे मैं पूछूंगा कि ई रुपया के बारे में आपको पूछ लेगा, या ई रुपी से क्या समझते हो नेहा जी, तो आप अपने समझ बूझ के साथ क्या बोल पाएंगे? अगर इंटरव्यू में अभी पूछ लेंगे आपसे नेहा जी, तो आप कैसे बताओगे? अपने ही लैंग्वेज में बता दीजिए। हालांकि डिटेल तो मैं बताऊंगा, क्या बता पाएंगे नेहा जी? डिजिटल रुपये बता पाएंगे कुछ? सर, अभी जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो यूज हो रहा है, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मनी का जो यूज कर रहे हैं सर, हम्म। उसी को बोल सकते हैं सर। ई रूपी जैसे पेटीएम के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सर। ओके, ऐसा बता पाएंगे, है ना। तो वैसे तो अच्छे से और बताना होगा, मतलब अगर ई डिजिटल रुपये के लिए कैसे जो बताना है, हाँ। उस पर आज के सेशन में तो आप जान ही लेंगे। तो फिर भी आपने अच्छा कोशिश किया, लेकिन और अच्छा प्रभावी ढंग से आपको इस सेशन से माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। तो आज हम लोग नेहा जी के माध्यम से शुरुआत हो ही गई है। तो आज डिजिटल रुपी को समझते हैं। जब हम समझ लेंगे तो फिर सुधीर कंबोज जी की तरह देखिए डिजिटल रुपया लेके आ गए हैं। सुधीर, आपके वॉलेट में कितना रुपए है? डिजिटल रुपी। तो एक साधारण भाषा में अगर मैं आप एज ए बैंकर साथियों को समझाऊंगा, ये इंटरव्यू के लिए नहीं होगा। सुधीर जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? वाह, सुधीर जी तो एकदम बैंक से आके एकदम तैयार, कंगी वंगी जी करके। सर, नमस्कार सर। जी सर, आ रही है सर आवाज, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आपकी तस्वीर, आपका बैकग्राउंड सब मुझे दिख रहा है। हो सकता है हमारे दूसरे साथियों को ना दिख रहा हो, है ना। कोई जी बात नहीं, सर। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि आप लोग एकदम, क्या बोलते हैं ना, बैंक में एक होता है ना, प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए, है ना। प्राइवेसी मेंटेन, बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सुधीर जी, ये एक साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो जिस तरह हम अपने पर्स में फिजिकल रुपया रखते हैं, ठीक उसी तरह अपने वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में अगर ई रुपया रखेंगे तो वो डिजिटल करेंसी होगा। बराबर है सुधीर जी? बिल्कुल सर, राइट ये सर। चालू भाषा में इंटरव्यू के लिए कैसा बोलना है वो अलग बता दूंगा, बट डिजिटल करेंसी का मतलब जिस तरह हम अपने बैंक जाते हैं या बाजार जाते हैं तो पर्स में हम फिजिकल करेंसी रखते हैं, मतलब नोट रखते हैं, करेंसी नोट रखते हैं, कॉइन रखते हैं। बराबर है सुधीर जी? बिल्कुल सर, राइट सर। तो करेंसी नोट रखते हैं, कॉइन रखते हैं। तो उस कॉइन में क्या लिखा रहता है? भारतीय रिजर्व बैंक ये वचन देता है कि इतने रुपए अगर कहीं धारक जो जिसके पास जाएगा उसको मैं वचन करता हूं कि मैं इसको अदा करूं। मतलब वो डायरेक्ट क्लेम है आरबीआई का। उस वो रुपया जिसके हाथ में भी जाएगा, वो रुपया वो डायरेक्ट आरबीआई को क्लेम करता है, दावा करता है, वो पैसे की वैल्यू को वचन देने का जो है वादा करता है आरबीआई। ठीक उसी तरह से
अगर वही करेंसी डिजिटल फॉर्म में हमारे वॉलेट में आ जाए तो उसको बोलते हैं डिजिटल करेंसी। तो कुल मिला के जो ई रुपया है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, भारत देश की राष्ट्रीय जो मुद्रा है उसका डिजिटल रूप है। तो आपसे जब पूछा जाएगा तो महोदय, डिजिटल रुपया या इलेक्ट्रॉनिक रुपया हमारे देश की करेंसी का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जिसे हम डिजिटल वॉलेट के माध्यम से उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और उसको विनियमित किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है। तो ये डिजिटल करेंसी का आप सरल तरीके से ऐसे जो है बता सकते हैं। और डिजिटल करेंसी भारत की वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए और इसकी औपचारिक वित्तीय सेवाओं को और अधिक पहुंचाने के लिए इसको शुरू किया गया है। डिजिटल करेंसी, जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है, ई रुपये डिजिटल फॉर्म में, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो फिजिकल करेंसी है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है इसको जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य सबसे सुरक्षित डिजिटल भुगतान, तेज डिजिटल भुगतान और उसकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, ताकि देश जो है तकनीकी प्रगति में तालमेल बिठा सके। और डिजिटल करेंसी जो है, जो डिजिटल हम जो करेंसी वाले जो भाव को लेकर अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं उसको बढ़ावा मिले, साथ ही साथ फिजिकल करेंसी पर निर्भरता कम हो। क्योंकि फिजिकल करेंसी में जो है सबसे अधिक क्या नुकसान होता है फिजिकल करेंसी में, सुधीर जी? एक एक नुकसान बताइए, फिजिकल करेंसी में क्या नुकसान होता है? सर, खोने का डर सबसे ज्यादा है कि होने का डर, खराब होने चोरी, का, बिल्कुल चोरी खराब होने होने, का डर। नष्ट होने का डर, चोरी होने का डर। और एक है काउंटरफिट करेंसी नोट, नकली होने का डर, बिल्कुल। नकली होने का डर। और ये जो करेंसी है हूबहू जो आपकी स्क्रीन पर पीछे दिख रहा है, वो डिजिटल करेंसी इसी रूप में रहता है। तो चलिए आज आपको इंट्रोडक्शन की ओर ले जाता हूँ। आज का कॉन्सेप्ट है जिस पर हम समझ रहे हैं डिजिटल रुपी पर, ई रुपी पर। एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया की करेंसी का। और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह से आप अपने चेक को, फिजिकल चेक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आते हैं ना, ठीक उसी तरह का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो फिजिकल कैश है वो हमारे पर्स में रहता है और डिजिटल वॉलेट में जो है डिजिटल करेंसी रहेगा। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत जो है 1 दिसंबर 2022 को की गई थी। और इसका जो प्रपोजल है, इसको जो प्रपोज किया गया था 2017 में प्रपोज किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसको रेगुलेट भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। सो द डिजिटल रुपी आर ई रुपी EINR इज ए टोकनाइज्ड डिजिटल वर्जन ऑफ द इंडियन रुपी। जो भारतीय नोट करेंसी और क्वाइन है उसका डिजिटल फॉर्म जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहलाता है, जिसको ई रुपी कहते हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और उसी के द्वारा विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। सो डिजिटल रुपी इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। The digital rupee was proposed in January 2017 and launched on 1st December 2022। तो आपको याद रखना हो तो यही डेट याद रख लीजिए कि डिजिटल करेंसी जो है 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। तो ये डिजिटल करेंसी में महत्वपूर्ण बात आप लोग इसके बारे में बता पाएंगे। तो व्हाट इज द ई रूपी? ई रूपी क्या है? तो हमारे साथी सरल भाषा में, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, ई रूपी इज ए डिजिटल करेंसी ऑफ द इंडियन रूपी इशूड एंड रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इक्विवेलेंट इन वैल्यू टू फिजिकल करेंसी। सबसे बेहतरीन जो आपका इंटरव्यू के लिए जो जवाब देना है नेहा जी, ये स्क्रीन देख रहे हैं आप स्क्रीन दिख रहा है आपको जी अच्छे सर। से? तो जी सर। अगर आपको ई रूपी के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? ई रूपी इज द डिजिटल वर्जन ऑफ इंडियन रूपी इशूड एंड रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज इक्वलेंट वैल्यू टू द फिजिकल करेंसी। ई रुपया भारत की जो करेंसी है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित किया जाता है और इसकी वैल्यू जो है फिजिकल करेंसी के बराबर की वैल्यू होती है। मतलब वही जो फिजिकल करेंसी है उसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही कन्वर्ट किया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो यहाँ पर रुपी है वो इस तरह से जारी किया जाता है, हैं सुधीर जी? कैश काउंटर में ऐसे सारे रुपए रहते हैं ना आपके पास, जी ऐसे जमा जमा के रखते हैं आप, हैं जी पॉइंट। सर। तो आप ये समझिए कि जो करेंसी अभी भारतीय रिजर्व बैंक में हमारे सुधीर कंबोज जी करेंसी डील करते हैं, कौन कौन सी करेंसी अभी डील करते हैं? 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये। ठीक है, 2000 का नोट अभी है? नहीं सर, बंद हो चुका है सर। बंद हो चुका है क्योंकि आपने आरबीआई में जमा कर दिया, तो 2000 के नोट को अभी अलग कर दिया। तो इसलिए जो करेंसी अभी चलन पर है उसी करेंसी का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है आपको मिलेगा वॉलेट में। और 50 पैसा और 1 रुपए का कॉइन है और बाकी एक नोट में जो है 2 रुपए से लेके ये 500 रुपए तक है। तो जो करेंसी हमारे सुधीर जी के काउंटर पे मिलेंगे, है ना, और सुधीर जी आप एक आध मीटिंग रखेंगे ग्राहकों में और बताएंगे ये आइए सिखाता हूँ आपको डिजिटल करेंसी, तो उनको भी अच्छा लगेगा। आप करके देखिए, मैं तो करके देखा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप आसान है, अभी बताऊंगा भी, है ना। तो जी डिजिटल सर। करेंसी अपलोड कर लीजिए और उसको एनपीसीआई प्लेटफॉर्म के साथ जितने भी स्विच डेक जो प्लेटफॉर्म है सब में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कोई भी मर्चेंट, रिटेल और आपका थोक में भी इसको एक्सेप्ट करता है। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा बताइए सुधीर जी? आप बताइए, 200-200 रुपये नोट लेके जाएंगे तो एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होती है? बढ़िया होती है ना? हाँ सर। कि कोई भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक उसी तरह की ऐसे करेंसी जो है डिजिटल फॉर्म में आप किसी को दोगे तो वो डिजिटल फॉर्म में आता है। जो यूपीआई वगैरह में करते हैं हम लोग, तो यूपीआई वगैरह में क्या होता है, जैसे सुधीर जी यूपीआई करेंगे नेहा जी को तो उनके खाते में 2000 रुपये जमा हो जाएगा। लेकिन 2000 रुपये का अगर डिजिटल करेंसी देंगे तो ये डिजिटल करेंसी ना 2000 रुपये का मतलब 200 के 8 नोट, 100 के 20 नोट ऐसे करके जो है उनको चला जाएगा, नोट के फॉर्म में रहेगा, 200, 100 इस फॉर्म में रहेगा। मतलब डिजिटल करेंसी उनके वॉलेट में दिखता रहेगा, वो इस तरीके से रहेगा। तो डिजिटल करेंसी ऐसे ही है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल करेंसी या ई रूपी जो है इसका ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि मैंने बातों ही बातों में बताया था कि इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। क्योंकि आपने अभी इतने करोड़ों जो है खाते खोले हैं, उनको डिजिटल ट्रांजैक्शंस की ओर ले जाना है और उनको जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए ये ई रूपी जो है वॉलेट जो है आपको इसका एक उद्देश्य है। साथ ही साथ इन्हांस द एफिशिएंसी ऑफ द पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाना, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फिजिकल कैश मैनेजमेंट, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस इलीगल एक्टिविटीज़। आप बताइए, जैसा कि हमारे सुधीर जी ने कहा, सुधीर जी फिजिकल कैश मैनेज करने में कितना रुपया खर्चा आता है बताओ तो? बहुत खर्चा आता है। एक जगह से दूसरी जगह कैश रेमिटेंस में, है ना सुधीर जी? कोई आता होगा आपकी ब्रांच में तो बोलता होगा कि सर 5 लाख रुपए निकालना है मुझे, तो आप बोलते होंगे सुधीर जी कि अरे भैया 5 लाख रुपए तो आज नहीं है ना, बाजार के दिन आना, अगले हफ्ते बाजार के दिन, फ्राइडे के दिन मैं तब तक तैयारी करूंगा। तो आप करेंसी चेक भेजोगे, हैं गनमैन भेजोगे, वहां से लाएगा गाड़ी। हम्म। तो फिजिकल कैश मैनेजमेंट को रिड्यूस करता है और खर्चे को कम करता है। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। डिजिटल करेंसी दिया तो नकली नहीं हो सकता है। और इलीगल एक्टिविटी जो काउंटरफिट करेंसी नोट या उसको जो कुछ खराब करना है ना, नोट में तो वो है ना, सोनम बेवफा वाला नोट कितना चला, है ना, लेकिन यहाँ जी पर नहीं चलेगा ये, ठीक। तो ये है the objective of e-rupee to promote financial inclusion, enhance the efficiency of payment system, reduce the cost of physical cash management, increase transparency, reduce illegal activity। तो आपसे अगर फायदे पूछे जाएंगे, उद्देश्य पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि डिजिटल रुपए का जो मूलभूत उद्देश्य है कि तेज गति से, सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान माध्यम का जो दक्षता को बढ़ाना, साथ ही देश को तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाते हुए जो डिजिटल प्रथम अर्थव्यवस्था है उसको उसके निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाना और भौतिक जो मुद्रा है या जो फिजिकल करेंसी है उस पर निर्भरता कम होना। साथ ही साथ जो
संभावित जो अवैध गतिविधियां हैं उन पर कंट्रोल करना इसका उद्देश्य है, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक इसको कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। ऐसा बता पाओगे सुधीर जी? बिल्कुल सर। जी सर। ये बताना। क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट को कम करने के लिए सीबीडीसी लाया गया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाया गया। बहुत बढ़िया। डिजिटल रुपया, जिसे ई रुपये के नाम से जाना जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाता है। यह डिजिटल मुद्रा फिजिकल मुद्रा के बराबर की इक्विवेलेंट वैल्यू रखता है, जो सुरक्षित है, पारदर्शी है और डिजिटल सुरक्षित भुगतान माध्यम को दक्षता को बढ़ाता है और देश को तकनीकी प्रगति के साथ जोड़ता है, और ब्लॉकचेन या वितरित खाता के रूप में इसका उपयोग करता है। ये आप ऐसा बता पाएंगे, एक दो बार सुनेंगे तो आपके उसमें आ जाएगा। अगला देखते हैं की फीचर ऑफ ई रूपी। ई रूपी का की फीचर है जैसा कि डिजिटल और डिसेंट्रलाइज्ड है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स है, रियल टाइम सेटलमेंट है, नो नीड फॉर बैंक अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन। जिस तरह नगद पैसा अगर हमारे सुधीर कंबोज जी के काउंटर से कोई 10,000 रुपये निकाल के ले गया, तो उस 10,000 रुपये में जो भी खरीदी बिक्री करेगा तो उसके लिए खाते की जरूरत है क्या सुधीर जी? नहीं सर, कोई खाते नहीं। नहीं। ठीक उसी तरह अगर बैंक से डिजिटल करेंसी इशू कर लिया गया, तो डिजिटल करेंसी, मान लीजिए मैंने बैंक से 20,000 रुपये का डिजिटल करेंसी ले लिया, तो जिस व्यक्ति को मैं दूंगा जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति का कोई बैंक में खाता हो, उस व्यक्ति के वॉलेट में चला जाएगा, डिजिटल वॉलेट में वो पैसा चला जाएगा। ये उसके की फीचर है। हाउ ई रुपीज वर्क, ये कैसे काम करता है? तो जो इसके यूजर होंगे, जो इसके धारक होंगे, वो उनके बैंक अकाउंट के माध्यम से ई रूपी ऑब्टेन करेंगे। ई रूपी मतलब जो उनके खाते में पैसा है, बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे इस पैसे का विड्रॉल जो है ई रूपी में दीजिए। जैसे सुधीर कंपोज जी के पास कोई ग्राहक जाता है, 20,000 का विड्रॉल भरता है, तो सुधीर जी से रिक्वेस्ट करता है, सर मुझे ना 500 के इतने नोट, 100 के इतने नोट, 200 के इतने नोट, 50 के नोट दो। ठीक उसी तरह आप के बैंक अकाउंट से अगर आप डिजिटल करेंसी इशू कराना चाह रहे हैं, तो वो पूछता है कि कितने कितने रुपए, कौन कौन से नोट चाहिए। तो वो करेंसी जो नोट है आप डिजिटल उसमें डाल दीजिए, आपके वॉलेट में वो आ जाएगा, और उसके माध्यम से, डिजिटल वॉलेट के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से आप सिक्योर्ड और ऑथेंटिकेट जो पेमेंट करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। तो इसमें ये है कि जो डिजिटल करेंसी 2 रुपये यहाँ पर है, वो पता नहीं चलेगा कि किसने दिया है। आप यहाँ पर जो है डिजिटल करेंसी उसके वॉलेट में चला जाएगा, क्योंकि इसके लिए अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। सो डिजिटल करेंसी ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आप नगद पैसा निकालने जाते हैं काउंटर पे, बैंक काउंटर से या एटीएम से, तो ठीक उसी तरह से हम बैंक से डिजिटल करेंसी जारी करते हैं, वो वॉलेट में हमारे पास पैसा रहता है। बेनिफिट क्या है? डिजिटल करेंसी का जो बेनिफिट है वो कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी है, रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इन्हांस सिक्योरिटी एंड ट्रेसेबिलिटी, सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट फाइनेंशियल पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि डिजिटल जो बोलते हैं ना, डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना है, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। इतने सारे जो है, अभी आपने देखा होगा कि जो चुनाव चल रहा होगा तो कैश रेमिटेंस में दिक्कत हुई, कई एटीएम्स ड्राई हो गए कैश की वजह से। तो फिजिकल करेंसी में कहीं ना कहीं बहुत जो है भार पड़ता है खर्च का, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल पॉलिसी को सपोर्ट करना इसके बेनिफिट हैं। चैलेंजेस क्या हैं? साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। चैलेंजेस ये हैं सुधीर जी कि आपके ई वॉलेट में 50,000 आप रखे हो, वहां से भी चोरी हो सकता है अगर है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बराबर जी है? सर, बिल्कुल सर। जी सर। जैसे आपके काउंटर से कोई 50,000 रुपये ले गया, तो बाहर आ सकता है, कोई लूट सकता है, लूट लिया और उसका साइकिल गिरा दिया, मोटरसाइकिल गिरा दिया, ले जा सकता है। लेकिन ये वॉलेट से कैसे ले सकता है? आप जरा बताइए, एक आध एग्जाम्पल बताइए, वॉलेट से कैसे ले सकता है? फाइनेंशियल फ्रॉड करके ले सकता है सर, उसकी पिन और पासवर्ड उससे ले ले तो। हाँ, उसको बहला के फुसला के उसके मोबाइल को हैक कर सकता है ना, कुछ भी उसके ओटीपी वगैरह मांग लेगा ट्रांसफर करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो अभी आप लोग जानते हैं, है ना।
तो जी वो सर, मोबाइल में कोई गलत ऐप डाउनलोड करा के फिर उससे मोबाइल का पूरे का एक्सेस ले सकता है। हाँ, तो वो है। तो ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, प्राइवेसी इश्यूज है, नीड फॉर डिजिटल लिटरेसी, लोगों को डिजिटल लिटरेसी के बारे में सीखने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। मतलब अभी तो आप बैंकर साथियों में भी देखिए, इसको अडॉप्शन नहीं हुआ, इसको स्वीकारा नहीं है अभी डिजिटल करेंसी। अभी यहीं पर भी कितने लोग हैं, इनमें से शायद 20 लोग होंगे, तो 20 में से 2-3 लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। मतलब इस टेक्नोलॉजी को अभी अपनाना पड़ेगा पहले। दूसरा, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अगर कहीं जहाँ पर नेट वगैरह नहीं चल रहा होगा तो फिर वहाँ पर क्या दिक्कत होगी, इस ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ये चैलेंजेस एंड कंसर्न हैं। अब आता है क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि हमारे सुधीर जी बता रहे थे, क्रिप्टो करेंसी और ई रूपी में क्या अंतर है। ई रूपी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है और रेगुलेटेड है, और क्रिप्टो करेंसी जो है डिसेंट्रलाइज है और नॉट रेगुलेटेड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी। तो स्टेबिलिटी ई रूपी का ज़्यादा है और क्रिप्टो करेंसी का वोलेटिलिटी जो है वो उसके वर्सेस ई रूपी की स्टेबिलिटी, स्थिरता और उसकी जो पारदर्शिता या सुरक्षित वैधानिक डिजिटल करेंसी का जो उसका इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए ई रूपी को जो है यहाँ पर महत्व ज़्यादा दिया जाता है। इसको यूज़ कैसे किया जाता है, रिटेल और होलसेल पेमेंट, जैसे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल है और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल है। तो गवर्नमेंट डिसबर्समेंट, सब्सिडी, पेंशन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स, ये सब में जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ इसका जो करंट स्टेटस है, सभी बैंकों में हो सकता है कि ये अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर प्लान है नेशन वाइड रोल आउट करना है। पोटेंशियल कोलेब्रेशन फिनटेक कंपनीज से चल रहा है। अगर हम इस बात को देखें तो खुदरा जो जिसको रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसको जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से आम जनता को रोज़मर्रा के लेन देन के लिए डिज़ाइन किया गया है। जिस तरह आप रोज़मर्रा के लेन देन के लिए नकदी का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह आप डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। अब आप बोल रहे हैं यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो यूपीआई का इस्तेमाल जो है वो सीधे खाते में चला जाता है, और डिजिटल करेंसी जस्ट नगद 10 रुपये लेके हम सब्जी बाजार जाते हैं और धनिया पत्ती खरीदते हैं, ठीक उसी तरह से करेंसी हाथ में ना देते हुए उसको जो है डिजिटल करेंसी देते हैं और उसको धनिया पत्ती खरीदते हैं, तो उसके पास वो डिजिटल करेंसी रहता है। अब वो चाहे तो उसको खाते में जमा कर सकता है, बराबर सुधीर जी? जो जी सर, डिजिटल बिल्कुल। करेंसी आप दिए हो वो खाते में जमा कर सकता है, क्योंकि आपने जो फिजिकल करेंसी देते हो उसको भी तो कर सकता है ना, जी सर। तो उसको कर सकता है। मतलब कुल मिला के डिजिटल करेंसी वही बात है जो फिजिकल करेंसी हमारे पर्स में रहता है, उसी का ही डिजिटल फॉर्म है। इस्तेमाल सब जगह ही उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो डिजिटल रुपया की जो विशेष बातें हम करेंगे, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि डिजिटल रुपये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इसे कानूनी तौर पर व्यक्तियों के द्वारा किसी व्यवसाय के लिए या सरकारी निकायों में इसको स्वीकार किया जाता है, और भुगतान के लिए सुरक्षित रूप से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जो डिजिटल बैंक करेंसी है, इसको विनियमित किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, और इस डिजिटल करेंसी में जो धारक है, वो धारक को जो है डायरेक्ट आरबीआई को क्लेम बनता है कि वो उसको भुगतान करेगा, जिसको वो बैंक में भी जमा कर सकता है, और डिजिटल करेंसी जो उसके वॉलेट में रहेगा उसको वो फिजिकल करेंसी में भी चेंज कर सकता है। ये उसमें जो है फायदा है। सबसे बड़ी बात ये लीगल टेंडर है जो सभी लेन देन के लिए काम किया जा सकता है, और इसका इससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वित्तीय समावेशन में। वित्तीय समावेशन में इसलिए फायदा है क्योंकि वित्तीय समावेशन तो हमने कर लिया, लेकिन क्या उतने लोगों के पास वो फिजिकल करेंसी पहुंचाने की सुविधा है क्या? एक बार सोचिए जरा सुधीर जी, आपने इतने इतने करोड़ों खाते खोल लिए, लेकिन सबके घर के पास तो बैंक नहीं है ना। तो बिल्कुल सर, ये सबके। वित्तीय समावेशन की जो परिभाषा हमने दी है जनता को, उसको साबित करने के लिए ये बहुत जरूरी है। सो पारंपरिक जो बैंक सेवाएं से वंचित थे लोग, उनका खाता हमने खोला, और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में भागीदार होने के लिए करेंसी की जरूरत है। बैंक होता है दूर,
बीसी होता है 2000 जनसंख्या, 1500 से 2000 के बीच में एक बीसी होता है। तो डिजिटल करेंसी इशू करके ले गया, अब वो डिजिटल करेंसी में देगा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये। तो ये हो गया। दूसरा, इसमें लेन देन में लागत कम होती है, और इसका जो मैं बताया पारदर्शिता और सुरक्षा इसमें सुनिश्चित होता है, सरकारी नियंत्रण है, और इसको जो है रेगुलेट करता है ये भारतीय रिजर्व बैंक। ये आपके डिजिटल करेंसी और रुपए के बारे में जानकारी है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का हौसला ज़्यादा बढ़ा रहे। आज के ई रूपी में ज़रूर ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बार बार रिपीट करते हुए मैंने ई रूपी के बारे में बताने की कोशिश की है, तो आप किसी आम जनता को बता सकते हैं डिजिटल रूपी के बारे में, साथ ही इस डिजिटल करेंसी के महत्व के बारे में भी जान सकते हैं। आपको अगर डिजिटल करेंसी करना है तो आपको जो बैंक के ई रुपया ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उस मोबाइल नंबर को जो आपके बैंक के साथ लिंक्ड है, उस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही मोबाइल नंबर आप क्लिक करेंगे, तो मोबाइल नंबर डालने के बाद उससे एक एसएमएस चला जाएगा। एसएमएस चला जाने के बाद फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद वो जो कनेक्टेड बैंक है उस मोबाइल नंबर में वो डिस्प्ले होगा, और वो डिस्प्ले होने के बाद वो एक लिंक्ड अकाउंट हो जाएगा। एक आपको ट्रांजेक्शन पिन, एम पिन बोलते हैं जिसको, एम पिन जनरेट करने के लिए बोलेगा। एम पिन जनरेट करने के लिए क्या होता है, जिस बैंक अकाउंट के साथ वो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसका अथेंटिकेशन मांगता है। अथेंटिकेशन क्या होता है, जिस तरह से आप एक बार कोई यूपीआई में अथेंटिकेशन करते हैं, वो उसके कार्ड का नंबर डालते हैं, आपका डिजिटल करेंसी का नंबर डालते हैं, कार्ड का आखिरी 6 डिजिट का नंबर डालेंगे और उसका सीवीवी नंबर डालते हैं या उसमें वैलिडिटी डालते हैं तो अप्रूव हो जाता है। ठीक उसी तरह इसमें भी वन टाइम डालेंगे तो वो अकाउंट लिंक्ड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, लोड करना है आपके वॉलेट में ई रूपी। तो आपने सेलेक्ट करने हैं, बोलेगा लोड कौन कितने नोट करने हैं। तो जैसे हमारे सुधीर कंबोज जी करते हैं ना, जैसे बैंक में आने के बाद 100 का नोट, 100 की एक गड्डी, 200 की एक गड्डी, इतना करेंगे। ठीक उसी तरह उसमें पूछेगा 2 रुपए के कितने नोट, 5 रुपए के। आप अपलोड कर दोगे, अपलोड करने के बाद आपके वॉलेट में दिखने लगेगा, और दिखने के बाद फिर आप उसको खर्च कर पाओगे। तो बराबर सुधीर जी, आपको समझ में आ गया ई करेंसी? बिल्कुल सर। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, फिर हम आपको जवाब देंगे, या और भी कोई साथी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो फिर हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। बताइए, कोई साथी का कोई प्रश्न हो तो डिजिटल करेंसी भी पूछ सकते हैं, सामान्य भी बात भी कर सकते हैं, और सवाल नहीं है तो बात भी कर सकते हैं। अब नेहा जी, आप अच्छे से बता पाओगे अब? जी सर। हाँ, अब अच्छे से बता देना। हाँ। तो कैसे बताओगे अब? सर, ई रुपीज, ई रुपीज फिजिकल कैश का हम्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो कि आरबीआई द्वारा इशूड और रेगुलेट किया जाता है, और ये फिजिकल कैश का ही एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रूप है सर। हाँ, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2000 हाँ, दिसंबर 1, 2022 से हुई है। हुई है, और यह एक सुरक्षित है, और डिजिटल भुगतान के को बढ़ावा देने के लिए इसको जारी किया गया। इतना बोल देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हम्म। और आप ऐसा वो बोल सकते हैं, जिस तरह बैंक के खातों में पैसा रहता है, तो उस पैसे को खर्च करने के लिए काउंटर में आके लोग पर्स में नगद पैसा रखते हैं, उस नगद रुपए को न रखते हुए वो अपने वॉलेट में डिजिटल वो रुपए रख सकेंगे, है ना। जी। इसीलिए इसको जो है जारी किया सरकार ने। अब यहाँ पर कोई साथी हैं क्या? पवन जी नमस्कार कर रहे हैं, कोई सवाल हो किसी के मन में? मोनालिसा जी, कोई मन में सवाल है? मोनालिसा जी हैं? नमस्ते सर। नमस्ते जी। क्या आपको अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा? छोटा सा। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। ओके। तो आप बता पाएंगे खुद, बता लेंगे अपनी भाषा में, एक दो बार रिपीट करेंगे तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें बता दिया रिपीट करते हुए। आपके मन में इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो बताइए, जरूरी सर नहीं कि सर, रिपीट। क्वेश्चन तो है, दूसरे टॉपिक से है कि जो औका अकाउंट होती है ना सर, हम्म। उसकी बेनिफिट क्या होती है, और उसके बारे में कुछ बता दीजिए, इंटरव्यू में बताने लायक।
हाँ, औका अकाउंट क्या होता है कि जब कोई रिकवरी के लिए सेटलमेंट वगैरह होता है ना, तो उसमें कोई सा ऑफर होता है, और उस ऑफर के आधार पर वो सारे लोन अकाउंट जो है वो उसमें एग्रीमेंट हुआ रहता है, तो वो उसको बोलते हैं एडवांस अंडर कलेक्शन अकाउंट। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नॉन परफॉर्मिंग एनपीए अकाउंट्स के पोर्शन को रखने के लिए बैंक इस्तेमाल करती है। मान लीजिए कोई नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट है, तो उसमें अगर पार्शियल पेमेंट आता है तो उसको एडवांस अंडर कलेक्शन अकाउंट में रखा जाता है, उसकी एक व्यवस्था है। ठीक है, ये अकाउंट जो है एनपीए रिडक्शन स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, जिससे कि बैंक जो है, जो खराब उसके ऋण हैं उनको बैलेंस शीट में वो क्लियर करता है। कैसे? मान लीजिए एडवांस अंडर कलेक्शन अकाउंट में जो खराब ऋण है उसको कलेक्शन करने के लिए रखा है, तो जो उनके प्रोमोटर होंगे उसमें जो पैसा आएगा उसमें रहेगा, और बाकी जो है राइट ऑफ होगा, जिससे कि उनको बैलेंस शीट को क्लियर करने में मदद होती है और ट्रांसपेरेंसी होती है। इतना बता पाएंगे तो भी आपका आसान हो जाएगा। ठीक है। जी सर। जी जी, थैंक यू सर। और वैसे हायर स्केल में इसको पूछते हैं, और अगर क्लरिकल टू ऑफिसर में बहुत कम ऐसे पूछा गया है इसको। फिर भी आपने उत्सुकता जाहिर की, इसके लिए अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करूँगा। आप जैसे इंटरव्यू के लिए हमारे मोनालिसा जी ने पूछा, तो मैं कहूँगा इंटरव्यू में कुछ आप ऐसा करके जाइए कि जो चीज़ आप जानते हैं उसको एक बार और पढ़ के जाइए। उदाहरण के तौर पर मोनालिसा जी, आप एनआरएलएम जानते हैं? जी सर, जानती और हूँ। अच्छे से पढ़ लीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड जी जानते हैं? जी सर। उसको और अच्छे से पढ़ के जाइए। जी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और अच्छे पढ़ के जाइए। जी पीएम सर। स्वनिधि योजना और अच्छे पढ़ के, ये जितना लिया उतना पढ़ लीजिए। फिर आप आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी पढ़ लीजिए। कैश रेमिटेंस पॉलिसी पढ़ लीजिए। कैश रेमिटेंस कैसे किया जाता है, क्या रूल्स हैं। दूसरा, ब्रांच में सिक्योरिटी फीचर पढ़ लीजिए। ब्रांच में क्या क्या सिक्योरिटी फीचर है, क्योंकि ये नॉर्मल बात करते समय पूछा जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथी जो अभी इंटरव्यू ले रहे हैं वो क्लर्क कम कैशियर हैं, और वो कैश में ज़्यादा काम करते हैं। तो आप कैश में काम करते समय क्या सुरक्षा बरती जाएगी, कैश रिटेंशन लिमिट क्या है, और सीसीटीवी फुटेज जो है कितने दिन तक प्रिजर्व रखा जाता है, कैश रेमिटेंस के नियम क्या हैं, कैश रेमिटेंस में आर्म गार्ड कैसे ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में पूछा जाएगा, तो उनसे अपेक्षा रहेगी कि फट 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 आप 2-3 आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में पॉइंट वाइज बता पाओ। फिर उसके बाद जो है ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा के बारे में आपको पूछा जाएगा कि ग्राहक सेवा कमेटी की बैठक कब होती है, उसमें कौन 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 मेंबर होते हैं, उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं। फिर उसके बाद मैंडेटरी बोर्ड्स क्या क्या लगे होने चाहिए। फिर ग्राहक सेवा से जुड़े हुए बैंकिंग लोकपाल शिकायत, आपकी शाखा में आने वाली शिकायत का निपटारा कितने दिन में होने होते होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करना, मतलब जिस काम को हम आसपास करते हैं उनकी अपेक्षा रहती है, उन्हीं को तैयार करके जाइए। लोन के कुछ स्कीम जो मैंने बताया, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम स्वनिधि, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ, क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो एक अधिकारी को ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है, तो वो ड्यू डिलिजेंस में आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आपने कहना है कि पिछले 7-8 साल से मैं बैंक में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिससे कि मुझे चीज़ों को परखने का नज़रिया बढ़ा है, क्योंकि मैं अपने अधिकारी और मैनेजर साहब को देखती हूँ, हमारे द्वारा जो काम किया जाता है उसको किस तरह से देखते हैं, तो उससे मैं सीख पाई हूँ या सीख पाया हूँ, जिससे मुझे साहस आया कि आने वाली जिम्मेदारी को मैं अच्छे से निभा पाऊंगी, इसीलिए मैं मन से तैयार हुई हूँ। ये बात आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके पास एक अनुभव है, आपने पूरे ब्रांच बैंकिंग को अच्छे से देखा है, और चूंकि आप ऐसे जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं कि सारे वाउचर आपके से होके गुजरते हैं, तो आपको जो है एक अच्छा अनुभव मिला है, जिससे कि उस अनुभव का लाभ आप आने वाली जिम्मेदारी में अपने जो काम मिलेगा उसको आप अच्छे से निभाने में सक्षम महसूस करते हैं अपने आप को। इसीलिए
आप इंटरव्यू में अपने आप को अधिक आत्मविश्वासी मानते हैं और इस पद के लिए सफल मानते हैं। ऐसा बता पाओगे मोनालिसा जी? जी सर, जी बता पाए। दूसरा, आपको क्या करना है, आपकी ब्रांच की उपलब्धि जो है एकदम याद होना चाहिए। ब्रांच की उपलब्धि क्या है? सर, हमने अटल पेंशन योजना में एक कीर्तिमान हासिल किया, हमने बिजनेस में करंट अकाउंट का टारगेट पूरा किया, हमने फिक्स डिपॉजिट का टारगेट पूरा किया, हमारा कासा परसेंटेज इतना है। हम कई साथियों से पूछा जाता है आपकी ब्रांच का प्रॉफिट क्या है, तो ब्रांच का प्रॉफिट नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप क्या करिए, जो मैं बिजनेस फिगर बताता हूँ उसमें पर ब्रांच प्रॉफिट भी बताता हूँ, तो कम से कम उतना ही बता दीजिए पर ब्रांच प्रॉफिट। है ना सुधीर जी? आप कभी अटेंड किए ना हमारा बिजनेस फिगर वाला सेशन, जिसमें मैं बहुत ताली वगैरह बजवाता हूँ ना, जिसमें कि पर ब्रांच बिजनेस कितना है, तो बोलता जी हूँ जी। वाह, 40 करोड़ 50 करोड़ पर ब्रांच बिजनेस है। और दो एक एक मैनेजर होते हैं, एक आप होते हैं। फिर पर ब्रांच प्रॉफिट बताता हूँ, पर एम्प्लॉय बिजनेस बताता हूँ, पर एम्प्लॉय प्रॉफिट बताता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपके ज़्यादातर जो है आपकी शाखा में जो कमियां होंगी, मतलब जो बिगड़ा होगा, उनके पास रिपोर्ट कार्ड होता है ना? रिपोर्ट कार्ड होता है, उनमें ये पता रहता है कि इनमें क्या क्या जो है कमियां हैं। तो उन कमियों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उन कमियों को नहीं जानेंगे तो दुरुस्त कैसे करेंगे? है ना? दुरुस्त कैसे करेंगे और लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे? तो वो कमियां क्या हुई हैं, उनके लिए आपके प्रयास क्या हुए हैं। सफलता नहीं मिली इसलिए वो कमियां ही हैं, लेकिन आपने क्या प्रयास किए वो बताने की जरूरत है। और जिनमें अच्छा हासिल किया उसके लिए बताइए कि इसके लिए हमें प्रोत्साहन मिला, रिव्यू मीटिंग में हमको जो है इसको प्रोत्साहित किया गया, ऐसा बता सकते हैं। लेकिन ये जरूर अपेक्षा रहती है कि आप इतने साल से बैंक में काम कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने क्या अच्छा काम किया, तो आपको उसके लिए सोचने का ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आप जल्दी से आप बता देना चाहिए कि सर, वैसे तो हमने बहुत सारे लक्ष्यों को हासिल किए, लेकिन दो तीन चीज़ें मुझे याद आ रहे हैं कि हमने पिछले साल अटल पेंशन योजना में हम लोगों ने पूरे हमारे रीजन में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, टॉप 10 में आए थे या फर्स्ट आए थे। दूसरा सर, रिकवरी में ओटीएस का लोक अदालत था, तो उसमें हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो हम पूरे रीजन में जो है हम लोगों ने 100 ओटीएस किए और उसमें लगभग 50 लाख वसूली की है। तो ऐसे क्वांटिफाई और इस तरीके से आप बोल पाएँ, सोचना न लगे, तो आपका आत्मविश्वास दिखता है उनको, आप इंटरव्यू पैनल को प्रभावित कर पाते हैं। और कोई मन में सवाल हो तो पूछिए श्रीमंतो जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। आप तो 2-3 प्रमोशन पा गए, आपको इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? इंटरव्यू में अभी प्रमोशन पाए ना आप? नहीं, मेरे को वो इंटरव्यू में पूछा था हम्म। कि आप जब ब्रांच मैनेजर हुए तब हाँ, आपने शाखा प्रबंधक में अपने ब्रांच के लिए आपने क्या योगदान दिया है? देखिए, तो बताइए, बढ़िया सवाल पूछ लिया। बोले आप शाखा प्रबंधक थे और उस समय स्केल 1 में शाखा प्रबंधक थे ना? यस सर, मैं कुमारग्राम टी गार्डन में शाखा प्रबंधक हुआ था। ओके। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप स्केल 1 ब्रांच मैनेजर होकर भी आपने क्या योगदान दिया था शाखा पर। तो मैंने वही बताया कि मैंने जो अटल पेंशन योजना में मैं पूरा इंडिया में फर्स्ट पोजीशन प्राइज मिला था हमको। ओके। पीएफ आरडीएस से एक सर्टिफिकेट भारत सरकार की तरफ से मिला है। कितना और अटल पेंशन योजना कर लिए थे आप? सर, मैंने तो फर्स्ट दिन में जिस दिन मेरे को टारगेट दिया था 20, मैंने मारा था सबसे 67। उसके अच्छा, एक ही बाद दिन में? एक ही दिन में किया था सर 67। और उसके कमाल है। बाद अभिनंदन है आपका, कैसे कर लेते हैं? एक ये सर, एक्चुअली ये हमारा बीसी और हमारा स्टाफ का भी सहयोग था। ओके। प्रथम प्रथम मैं जब ब्रांच मैनेजर बना तो हमारा जो बैंक का एसएचजी का कोऑर्डिनेटर मैडम है, उन्होंने भी देखा कि ये स्कीम में बहुत बेनिफिट है, प्रधानमंत्री जी का अच्छा स्कीम है, इसमें अगर कोई कर लेता है तो अगर कोई भी छोटा भी प्रीमियम अगर चलाएगा महीना महीना, तो अगर किसी कारण से भगवान ना करे किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसका डेथ क्लेम भी बेनिफिट मिलता है। अगर वो लोन लिया है तो उसको डेथ क्लेम बेनिफिट से हम लोन का भी रिकवरी हो जाता है। बहुत तरह से बेनिफिट आया। पीएमजेजेबीवाई एसबीवाई के बारे में भी मैंने बेनिफिट बताया।
तो तो जब उन्होंने आपसे पूछा गया कि क्या क्या योगदान किए तो आपने बताया अटल पेंशन योजना में मेरा अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, और क्या बताया? और दूसरा सर बोला कि मैंने जैसे ब्रांच में रिकवरी था, पहले जब मैं ज्वाइन किया था तब 58 लाख से ऊपर एनपीए था, जिसको मैंने जब अपना स्केल 2 होते गया तब उस समय 36 लाख पे ला दिया मैंने। ओके। उसके बाद ब्रांच में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो खराबी था, लेकिन फिर भी मैं कम स्टाफ पे भी भरपूर प्रयास किया, अपना लोन एडवांस को भी बढ़ाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज्यादा लिमिट दिया, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्यादा लिमिट दे करके बैंक का एडवांस को बढ़ाया, एनपीए को कमाया, डिपॉजिट पे कासा में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह सब बेसिकली जो जो बेसिक चीज था मैंने सब कुछ बताया, और ब्रांच का हर स्टाफ, हर बीसी को मैंने पूरा योगदान दिया, बीसी को मेरा पूरा सहयोग रहा, और एसएचजी मेंबर के जो कोऑर्डिनेटर भी वो भी हमको पूरा सहयोग दिया, जिसके कारण हमारा ब्रांच भी डेवलप किया, नंबर 1 पोजीशन में आया। और कितनी देर आपका इंटरव्यू चला? 10 मिनट सर। 10 मिनट चला। कितने सवाल पूछे गए? 3 सवाल सर, यही वाला, तो ब्रांच मैनेजर का क्या रोल था, और दूसरा पूछा था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट और ये इसमें पीएनएल स्टेटमेंट में आपका क्या डिफरेंस है, ये एक चीज पूछा था अच्छा। हमको। फिनेंशियल स्टेटमेंट में और पीएनएल स्टेटमेंट में आपका क्या अंतर होता है, आप थोड़ा बता सकते हैं, इसके बारे में पूछा था बस। और बस इतना पूछा कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है करके, वेरी गुड बोल के, थैंक यू बोल के छोड़ दिया। ओके, बहुत बढ़िया। अभी कहाँ पोस्टिंग दिया है आपको? सिलीगुड़ी, अभी तो आसाम? मैं सिक्किम में हूँ सर, वेस्ट सिक्किम, लेक्सिप ब्रांच। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और वहाँ ठंडी पड़ रही होगी शायद, आपकी बहुत आवाज़ से ठंडा लग है रहा सर, बहुत कंटिन्यूअस वृष्टि बारिश हो रही है, वेदर है। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम वेदर। आप कभी विंटर सीजन में आइए, या बहुत अच्छा अच्छा हिल स्टेशन है सर। जितने लोग सुन रहे हैं उन लोग भी आएंगे आपके पास, यस सबके। सर, जरूर आइएगा, है ना? सिक्किम जरूर घूम लीजिए सर। चलिए, बढ़िया है। थैंक तो यू सर। आप सुन रहे हैं मोनालिसा जी, कितना अच्छे से इन्होंने दिया। एक तो आपने काम बताया, हालांकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा था तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, और ये जाने से पहले भी मेरे से बात किए थे तो मैंने इनको प्लस पॉइंट बता दिया था कि एक तो स्किल 1 है, ऑलरेडी ब्रांच मैनेजर कर रहे हैं, तो एक पके पकाए ब्रांच मैनेजर उनको मिल रहा है, तो आपका तो सिलेक्शन जरूर होगा, और उनका सिलेक्शन हुआ भी, क्योंकि स्किल 2 में अभी ये प्रमोट हो गए। अब बीमा बैंक भी किया था, उसके बारे में बताया था सर, एलआईसी का बीमा बैंक मैंने करवाया 2 बार, अच्छा। इसीलिए उसका और भी बेनिफिट हुआ। मेरा नॉन इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ गया उस ब्रांच का, कभी लॉस पे था तो वो धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगा। चलिए श्रीमंतो जी, बधाई के पात्र हैं आप, ऐसे ही काम करते रहिए। और यस सर। दूसरा भी, आप में बहुत बदलाव भी दिखता है, आप फोटो वगैरह भी साझा करते हैं शाखा में, आप एसएचजी की मीटिंग्स कराते हैं, एसएचजी वालों से बात करते हैं, नए खाते खोलने के लिए कैंप में जाते हैं, फिर यस आप सर। बहुत सारी चीज़ों को मैं देखा, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी आता है, ये वाकई बहुत अच्छा परिवर्तन है। मार्केटिंग करने का और समझाने का ये तरीका भी अच्छा है, क्योंकि जगह के आधार पर अपनी स्ट्रेटजी जो है चेंज करनी पड़ती है। जाते जाते हमारे साथियों को जरा बता दीजिए किन 3 या 4 बातों का ध्यान रखना है इंटरव्यू में, ताकि उनका सफलता सुनिश्चित हो जाए। सर मैं जहां तक जानता हूँ कि इंटरव्यू में जो प्रश्न अगर पूछा जाए उसको ध्यानपूर्वक सुने, जितना आपको जानकारी है उतना ही आप उसका व्याख्यान कीजिए। जो चीज है, अचीवमेंट्स आपने जो किया है, वो लोग को सारे चीज आपके प्रोग्रेस, अचीवमेंट सब कुछ उन लोग के पास, फिगर उन्हीं के हाथ पे रहता है। आपको अगर कोई चीज नहीं जानकारी है तो बेहिचक पहले ही बोल दीजिए कि सर मैं नहीं जानता हूँ, मैं आगे से आपकी जानने की कोशिश करूंगा, हमको अगर अच्छी जानकारी होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। बस ये नहीं करना, नर्वस नहीं होना चाहिए, जितना आए उतना बताइए, नहीं आए तो कोई डरना नहीं है कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपका नॉलेज और यही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस पर ही बात होती है सर। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथी ध्यान रखेंगे। आज डिजिटल रुपया पे ये सेशन था, सेशन पूरा हो चुका है, एक बार रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा तो आप डिजिटल रुपया पे भी अच्छा ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता फैला सकते हैं, उनको जो है इसके बारे में फाइनेंशियल लिटरेसी दे सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। हम, हाँ नेहा जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर,
सर मैं कुछ ये जानना चाहती थी सर कि जैसे अगर पूछा जाता है कि आपको प्रमोशन क्यों दिया जाए, तो इसका सर बेस्ट आंसर क्या हो सकता है सर? आपको प्रमोशन, बताइए आप ही को श्रीमंतो प्रमोट जी, क्यों किया जाए? आप ही को प्रमोट क्यों किया जाए श्रीमंतो चौधरी जी? बताइए, नेहा कुमारी जी आपका इंटरव्यू ले रही हैं। मैडम नमस्ते, प्रणय मैडम। देखिए, कोई भी जी सर, नमस्ते। ये एक चीज प्रश्न बहुत बड़ा मायने करता है। अगर वो इस तरह क्वेश्चन करता है तो बोलिए कि सर मैं यदि शाखा प्रबंधक यदि होते हो या कुछ भी पोस्ट में अगर हम जाते हैं तो ये बोलना होगा कि मेरा सबसे बड़ा योगदान है कि मैं बैंक पे डिपॉजिट या एडवांस को किस तरह बढ़ा सकते हैं। ये मेरे में एक खूबियत है। मैं कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा मैंने अच्छा व्यवहार से, अच्छे मैंने सर्विस से उसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज होती है कस्टमर सर्विस। अगर आप कस्टमर को अच्छी तरह से मीठा से बात भी बोल के अगर उसको ये कर सकते हैं, समझा सकते हैं, तो आपका सर्विस भले ही कम हो लेकिन आपके व्यवहार से भी वो बहुत खुश हो जाएगा। अब बैंकिंग में सबसे बड़ा होता है बिहेवियर। आज के डेट में अगर बिहेवियर अगर अच्छा है तो आपको कोई भी सीएमडी भी आपको कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके बिहेवियर और उसके परफॉर्मेंस पर कोई प्रॉब्लम आता है बिहेवियर पर विशेषकर, तब आप पर वाइटल कंप्लेंट हो सकता है, आपका नौकरी भी आ जा सकती है करियर में। तो आप इसको बहुत जरूर बोलिएगा कि सर मैं कस्टमर बिहेवियर में सबसे अपना जितना नॉलेज है मैं अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। आप मैं बैंक में ज्यादा से ज्यादा कासा को ला सकती हो। मैं जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में भी आप थोड़ा बता सकते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा करा सकता हूँ। यही सब टीम वर्क के बारे में आप जरूर बताइए, जिसके कारण आपको लगे कि आपका परफॉर्मेंस वहां पर योगदान आएगा, तो ताकि आप इंटरव्यूअर को आप खुश कर सकते हैं। मैडम यही है मैडम। हाँ, श्रीमंतो जी ने अच्छा बताया। थोड़ा लैंग्वेज को सुधार के मैं बता रहा हूँ नेहा जी। आप इस तरह से बोलिएगा, महोदय पिछले 8 वर्षों का मेरे पास बैंकिंग का तजुर्बा है, जिसमें मैंने कैश से जुड़े हुए, साथ ही साथ बैंक के सारे जो ट्रांजेक्शन्स गतिविधियों को जो है ध्यानपूर्वक काम किया है, जिससे मेरा साहस बढ़ा है और कार्य अनुभव मुझे मिला है। सबसे जो अच्छी बात है, मैं ग्राहक सेवा को बेहतर बनाना सीख पाई हूँ और अच्छे ग्राहक सेवा से बैंक के व्यवसाय बढ़ाना मुझे आ गया है। और किस तरह से लोन प्रपोजल, रिकवरी और साथ ही साथ बैंक के व्यवसाय बढ़ाने के साथ साथ जो सुरक्षा बीमा योजना है या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, उनको भी किस तरह से मोबिलाइज करना है, ये मैं सीख पाई हूँ। तो मुझ में ग्राहक सेवा, जमा और बैंक के व्यवसाय बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ अनुपालन कैसे किया जाता है हमारे उच्च जो कार्यालय के चीज़ों को, ये सीख पाई हूँ। इसलिए महोदय मेरा प्रमोशन जो है शाखा प्रबंधक के रूप में या अधिकारी के तौर पर हो जाना चाहिए, और मैं अपने आप को योग्य मानती हूँ क्योंकि पिछला अनुभव से मुझे साहस मिला है। ऐसा बताइएगा नेहा जी। जी सर। ठीक है। और हमारे जो सीमंतो जी ने जो क्या है वो आपको समझा रहे थे, वो जवाब नहीं दे रहे थे, एक्चुअल में समझा रहे थे। तो उन्होंने जो की बातों में थोड़ा आप अलग अलग लोगों का बातें हैं, तो आप जो है अपनी बात को जमा के बोलिएगा कि सर जी सर। महोदय पिछले 8 सालों से मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे 8 सालों का कार्य अनुभव है, जिसमें बैंक के शाखा के सभी कार्यों को मैं प्रत्यक्ष रूप से देख पाई हूँ, जिससे मुझे नई जिम्मेदारी को लेने का साहस मिला है। साथ ही साथ अच्छी ग्राहक सेवा के साथ साथ बैंक के व्यवसाय बढ़ाने के लिए मैं अपने आप को सक्षम मानती हूँ, इसलिए मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए। इतना बोल के रोक दीजिए। फिर बोलेंगे अच्छा जी कैसे बिजनेस बढ़ाओगे बताओ, तब फिर आप बोलना कि मुझे जब नई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं जिस जगह में पोस्टिंग मेरी होगी तो वहाँ पर मैं एरिया प्रोफाइलिंग करूँगी, नए ग्राहकों के खाते खुलवाने का प्रयास करूंगी, अच्छी ग्राहक सेवा के लिए मीटिंग करेंगे, और और सभी कार्यों का अनुपालन करते हुए टीम बिल्डिंग के साथ हम लोग जो है व्यवसाय बढ़ाने में लग जाएंगे। जब आपके पास एरिया प्रोफाइलिंग होगा तो बिजनेस कहाँ कहाँ से मिल सकता है इसकी जानकारी भी मिल जाएगी और शाखा का व्यवसाय भी बढ़ेगा। ऐसा बताइए। तो फिर क्रॉस क्वेश्चन होगा, हालांकि शुरुआत के 2-3 लाइन से ही वो प्रभावित, बराबर है। जी सर। चलिए, तो सबका धन्यवाद कर दीजिए नेहा जी।
फिर हम लोग इसे इतनी ही समाप्त करते हैं। खास करके श्रीमंतो जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने आपको बुलाया है, वहाँ मेहमान नवाजी कराएंगे। थैंक जी यू सर, सर। थैंक यू वेरी मच। अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जो भी ज्ञान दिया हमें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, ये आज के सेशन में हम लोग ई डिजिटल रूपी को देखे हैं, और एक गाना भी बहुत फेमस चल रहा है ना, ये राजा जी, है ना, तो ये राजा जी जैसा खुश रहिए, है ना, और अपने आप की तैयारी करते रहिए, और जो है जो भी चीज़ें आएंगी वो अच्छी आएंगी आपके जीवन में, क्योंकि आपका भाव अच्छा है। और आपको जो है जो चीज़ कठिनाई लगता है आप सवाल पूछते हैं, उसका जवाब भी मिलता है। ए राजा जी, ए राजा जी, एक रेत रहल, हाँ जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत हो। मतलब जिंदगी हमेशा ज़रूरत के हिसाब से हो, मुहूर्त के हिसाब से हो, और खूबसूरत हो। मतलब सवाल जैसा भी पूछा, जवाब उसके ज़रूरत के हिसाब से हो, उसके मुहूर्त के हिसाब से हो, और खूबसूरत हो। तो क्या होगा, जो परिणाम होगा मनोहर होगा, मंगल मूरत होगा, सुहावन होगा, सुंदर सूरत होगा। मतलब उस पोस्ट में आपकी सुंदरता बनी रहेगी, आपको प्रमोशन जरूर होगा। आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा सीखने मिला होगा। थोड़ी बातचीत हमारी ज़रूर हुई है, लेकिन एक सार्थक बातचीत हुई है। और बातचीत करने से, आपके सुनने से आपको शब्दों का चयन या चीज़ों को रखने की समझ बढ़ती है, और ज़रूर बढ़ी भी होगी, जिसका इस्तेमाल आप आगे आने वाले कार्यानुभव में करेंगे, प्रमोशन के इंटरव्यू में करेंगे, या बैंकिंग व्यवहारिक जीवन में करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपकी सफलता की कामना करते हुए, आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। धन्यवाद थैंक यू सर। सर।